हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। आज हम टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के दूसरे पैटर्न को देखने वाले हैं, दैट इज माइटोसिस। सेल डिवीजन इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मायोसिस, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में अमाइटोसिस को देखा। आज हम माइटोसिस को लेने वाले हैं। माइटोसिस क्या है, कौन कौन से सेल्स में होता है, किस तरह का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, सेल प्लांट की और एनिमल की इनके बीच में किस तरह का डिफरेंस होगा और क्या है इसका इम्पोर्टेंस, इन सभी टॉपिक्स को आज हम अपने पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, माइटोसिस। माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन टाइप इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। इसीलिए हम माइटोसिस को यहां पर इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अब इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि जो भी क्रोमोसोम मटेरियल रहेंगे वो पेरेंट से डॉटर में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, जबकि हमने देखा अमाइटोसिस में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता नहीं। ठीक है। नाउ माइटोसिस कौन कौन से सेल्स में दिखाई देता है। माइटोसिस जो है ये डिप्लॉयड सेल्स में जनरली देखा जाता है, लेकिन कुछ सेल्स जो है, जैसे कि अगर हम बात करें हनी बीज की, हनी बीज के जो ड्रोन्स होते हैं ये हैप्लॉयड सेल से बने होते हैं। ये जो है ड्रोन्स, इनमें भी ये दिखाई देता है। तो कुछ एक्सेप्शनल तो हमेशा जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम मर्चेंटिया की बात करें तो मर्चेंटिया में भी हमको ये हैप्लॉइड सेल्स में दिखाई देता है। मतलब जनरली ये कौन से सेल्स में होता है, डिप्लॉइड, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जैसे कि हनी बी और मर्चेंटिया को, जिनमें ये डिप्लॉइड सेल्स में भी दिखाई देती है। ये प्रोसेस क्या है, इसमें पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगे जिनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पेरेंट में प्रेजेंट है। क्लियर है, ये हो गई पेरेंट सेल, सेम टू सेम डॉटर सेल्स, नोन एज माइटोसिस। सिंपली इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। नाउ लेट्स बिगिन विथ एक्चुअल प्रोसेस। माइटोसिस जो है, अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो हमको पता है सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस, दैट इज इंटरफेज, द लॉन्गेस्ट फेज इन विच सेल स्पेंड्स इट्स नियर अबाउट 95% जो टाइम होगा वो जिस फेज में गुजारती है वो है इंटरफेज, और जो दूसरी फेज रहेगी दैट इज नथिंग बट जो डिवीजन की फेज है वो है एम फेज। नाउ जो इंटरफेज है, इंटरफेज में तीन फेजेस, G1, S, G2 फेज। अब हमने देखा S फेज और G2 फेज में जो डीएनए यहाँ पर बनकर रेडी है, ये डीएनए बहुत ज्यादा इंटरवीन रहता है। इंटरवीन यानी बहुत ज्यादा वो टैंगल्ड रहता है, और यहाँ पर उसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो रेडी है यहाँ से आगे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। इट इज हाईली इंटरवीन्ड, इंटरवीन होकर यहाँ पर रहेगा। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा, देखो सेंट्रियोज भी जो एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके थे, ये सेंट्रियोज भी आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, ये सभी जो यहाँ पर डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ प्रेजेंट है, ये इंटरवीन रहेंगे। तो अब इनके ऊपर जो प्रोसेस हम करने वाले हैं, हमने इंटरफेस को इन डिटेल्स जो है अपने लेक्चर में देख लिया। अपने सबसे पहले लेक्चर में हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के इंटरफेस को डिटेल्स में देखा, जिसमें हमने देखा G1, S, G2 फेज किस तरह से जो है ये काम करते हैं, और कौन कौन से यहाँ पर अलग अलग चेंजेस सेल के लाइफ में होने वाले हैं। एक सेल से हमको यहाँ पर जैसे ही हम कंप्लीट जर्नी पार कर लेंगे, एक सेल से कितनी सेल बनने वाली है, 2 सेल्स। तो इस प्रोसेस को हमने बोला था सेल साइकिल। अब जो डिवीजन का फेज जिसको हम देखने वाले हैं वो है एम फेज। नाउ ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ क्या है, यहाँ पर जो डीएनए है वो पूरी तरह इसके मॉलिक्यूल जो है ये इंटरवीन रहेंगे,
अब इनको अनटेंगल कर कर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम जहां करने वाले हैं वो है एम फेज। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी फेज है, दैट इज माइटोटिक फेज। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जो एम फेज रहेगी ये दो स्टेप्स में यहाँ पर कंप्लीट होगी। एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसी को हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जैसे ही ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हुई, सेल फाइनली दो डॉटर सेल्स में रेडी हो जाएगी। नाउ जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है, ये प्रोसेस कुछ फेजेस के थ्रू होती है। एक बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो इंटरफेज हुई उसके इमीडिएट जो बाद फेज होने वाली है वो है एम फेज। यहाँ कोई भी गैप रहेगा नहीं। लेकिन जो एम फेज है, ये एम फेज भी कंटिन्यू है, लेकिन कन्वीनियंस और समझने के लिए हमने इसको यहाँ पर 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस हमने इनको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसमें प्रोफेज में भी अर्ली एंड लेट। ओके, तो ये हो गई हमारी कैरियोकाइनेसिस की। और जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ वैसे ही वहां पर किसका डिवीजन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, जो एनिमल और प्लांट में अलग अलग स्टेप से होगी। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रोफेज। प्रो मीन्स फर्स्ट, यहाँ पहली जो फेज रहेगी उसका नाम है प्रोफेज। प्रो, मेटा, एना एंड टीलो, इस तरह से हमने इस सीक्वेंस को लर्न कर लेना है। सबसे पहली हमारी फेज है प्रोफेज। जो एस फेज और G2 फेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बाहर रेडी है, जो इंटरवीन है, इनका कंडेंसेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल है, ये और कंडेंस होता जाएगा। और कंडेंसेशन के साथ ही हमारी पहली फेज शुरू हो जाएगी, जिसका नाम हमने रखा प्रोफेज, जिसी को हमने क्या बोला, प्रोफेज। जो सेंट्रियोल्स एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके थे वो भी यहाँ पर जो है हमको दिखाई दे रहे। देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सेल। सेल की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियस, इसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। और ये क्या है, ये है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। दीज आर सेंट्रियोल्स, ये क्या है, सेंट्रियोल्स। नाउ अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, जो मटेरियल यहाँ पर सब कुछ जो मैंने बताया आपको अभी कि एस फेज और G2 फेज से जो डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आगे जाने के लिए रेडी है, जो इंटरवीन है, इनका अनटेंगल होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जो है ये इस तरह से यहाँ पर और कंडेंस होते जाएंगे। और ये कंडेंस होने की वजह से ही अगर हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो धीरे धीरे ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और ये अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ दिखते हैं। क्लियर है। अब जो न्यूक्लियोलस यहाँ पर प्रोमिनेंट एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, वो लेट प्रोफेज में क्या हो जाएगा, वो वहां पर धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। जो सेंट्रियोल्स एस फेज में डुप्लीकेट होकर रेडी है, वो अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देंगे। देखो, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। मतलब अर्ली और लेट प्रोफेज में क्या हुआ, अर्ली में ये सारे चेंजेस होना शुरू हो गए। फाइनली प्रोफेज हुई, मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो गया, क्रोमोसोम्स विजिबल होने लगे अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, और जिनको ये जोड़े रखेगा वो है सेंट्रोमियर, जो कि यहाँ हमको दिख रहा है। सी, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, सपोज ये है क्रोमोसोम और ये है सेंट्रोमियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ओके, और अगर इस
स्ट्रैंड की हम बात करें, एक सिंगल को अगर हम ले तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्रोमैटिड। और ये दो की हम बात करें तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। सी, जब लेट प्रोफेज हो जाएगी तो इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे, ये दिखाई देंगे नहीं। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखें तो ये यहाँ पर दिखेंगे नहीं। और इसी फेज को हमने बोला अपनी पहली फेज, दैट इज नोन एज प्रोफेज। क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट फेज। अगली फेज जो है उसका नाम है मेटाफेज। अगली फेज क्या है? मेटाफेज। अब यहाँ हम देख सकते हैं मेटाफेज में, सी प्रोफेज में जो माइटोटिक अपैरेटस था, यानी जो माइटोसिस के लिए जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस, जिसमें स्पिंडल, फाइबर्स, एस्टर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सभी चीजें आ जाती है। ये सभी यहाँ पर जो है माइटोसिस करने के लिए जरूरी है। ये सभी यहाँ पर इसके एंड होते ही पूरे कंप्लीशन पे रहेंगे बनने के, और यहाँ इन सब का काम है। इसीलिए हमने क्या किया, इन सब को इस प्रोफेज के एंड पर बनाकर रेडी रखा है। इसी को टुगेदर हम क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक एपरेटस। देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये स्पिंडल फाइबर्स, और ये है नथिंग बट एस्टर। जो आपको इस तरह दिख रहा है ये है एस्ट्रल रेज। इसी को हम टुगेदर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। क्या होगा, ये एस्टर्स जो है अपोजिट पोल में, अब देखो सेंट्रियोल्स धीरे धीरे अपोजिट जाना शुरू हो गए थे, यहाँ पर वो कंप्लीटली अपोजिट जा चुके हैं। जाने के बाद यहाँ हम देखेंगे, सी दीज आर फाइबर्स, ये आपको फाइबर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, जो अलाइनमेंट करने के लिए जरूरी है। जो क्रोमोसोम्स, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर एक इक्वेटोरियल प्लेन में असाइन हो चुके हैं, बराबर से बीच में ये एक प्लेट पर असाइन हो गए हैं। इसी को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ओके, इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इस प्लेट को हम बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये इस तरह मेटाफेजिक प्लेट पर इन क्रोमोसोम्स को रखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, सी इस तरह प्रोमिनेंट सेंट्रोमियर हमको दिखाई देगा। ओके, ये जो है इस तरह यहाँ सेंट्रोमियर जो है डिवाइड हो जाएगा और सिस्टर क्रोमैटिड के साथ ये अटैच होगा। यहाँ से इस तरह स्पिंडल फाइबर्स ने इनको अटैच करके रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये है सेंट्रोमियर। अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से यहाँ पर देखो, ये सपोज सेंट्रोमियर और इसके ऊपर इस तरह से हमको छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर से ही ये स्पिंडल यहाँ अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स को जब पुलिंग करना है क्रोमैटिड्स का, तो ये दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर्स रहेंगे। स्पिंडल फाइबर्स कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारा सेंट्रियोल है और ये जो हमारा सेंट्रोमियर है, सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर को जोड़ने वाले, देखो ये सेंट्रियोल और ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर तक जोड़ने वाले। सपोज अब मैं यहाँ इस तरह, ये कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह मैं निकालूं तो ये जो फाइबर है जो सेंट्रियोल से काइनेटोकोर को इस यहाँ पर, ये जो सेंट्रोमियर है उसका जो काइनेटोकोर है, यहाँ जो स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ने का काम करेगा। इसको हम बोलेंगे नथिंग बट
काइनेटोकोर, देखो इसका नाम क्या रहेगा, दैट इज काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है इसका, काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरे की बात करेंगे, सेंट्रियोल से सेंट्रियोल, यानी एक सेंट्रियोल से इस तरह दूसरे सेंट्रियोल को अगर जोड़ने का काम होता है बिना किसी क्रोमोसोम को टच किए, तो सेंट्रियोल से सेंट्रियोल, सी सेंट्रियोल से सेंट्रियोल को जब ये जोड़ता है इस तरह, कोई क्रोमोसोम नहीं है बीच में, डायरेक्ट जब ये जोड़ने का काम करेगा, कहां से कहां, सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल, तो इसको हम बोलते हैं पोलर फाइबर इलोंगेट। इसका नाम क्या है, पोलर फाइबर इलोंगेट। ये दोनों भी नाम हमको ध्यान रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर को जो जोड़े रखेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। सेंट्रियोल से सेंट्रियोल को जो जोड़े रखेगा वो है पोलर फाइबर इलोंगेट। क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, सबसे अगर हमको किसी डिवीजन के फेज में क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है तो क्रोमोसोम्स अच्छे से हाईली कंडेंस और विजिबल जिस फेज में रहेंगे वो है मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ हम उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर अबाउट मेटाफेजिक प्लेट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर नंबर 3, दैट इज एनाफेज। जैसे ही ये यहाँ पर असाइन हो गए, सब ज्वाइन हो गए, स्पिंडल फाइबर्स एक्सेट्रा, ये सारी सभी चीजें यहाँ पर रेडी हो चुकी है, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाएगा और दो हिस्सों में इस तरह इनको यहाँ पर पुल कर लिया जाएगा और अपोजिट पोल्स पर ये जो हमारे यहाँ पर जो क्रोमैटिन मटेरियल है जो कि हमारे क्रोमोसोम्स है डॉटर सेल के, ये यहाँ पर पुल कर लिए जाएंगे। और पुलिंग करने के लिए कितने फाइबर्स, 2 फाइबर्स, पोलर फाइबर इलोंगेट और दूसरा है हमारा काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेंगे, इन डॉटर क्रोमोसोम्स को पुल करने का काम करेंगे। क्लियर है? नाउ पुलिंग हो चुका है, पुलिंग होते ही क्या होगा, ये इस तरह से जो है यहाँ पर टेल जो है इनकी बिहाइंड रहेगी और इस तरह सेंट्रोमियर से ये यहाँ पर पुल कर लिए जाएंगे, इस पोल पर और इस पोल पर, अपोजिट पोल्स पर ये जाना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? यहाँ हमको ये देखना है कि ये क्या हो गए, ये जब हम क्या बोलेंगे, एनाफेज। एनाफेज मीन्स क्या, ऐसी फेज जिसमें ये क्रोमैटिन दोनों डॉटर जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये डॉटर क्रोमोसोम जो है यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद अब ये हाईली कंडेंस है और कंप्लीट जो है इस तरह से अपने अपने पोल पर असाइन हो चुके हैं। देखो हमने क्रोमोसोम्स बहुत इंटरवीन थे, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर कॉइल्ड थे, उनको हमने यहाँ पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज नोन एज एनाफेज। नाउ नेक्स्ट फेज दैट इज कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के डिवीजन की लास्ट फेज जो है वो है नथिंग बट हमारी टीलोफेज। क्या होगा टीलोफेज में, अब हम देखेंगे जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर एकदम क्लियर थे, ये यहाँ पर जो है इस तरह पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर मिक्स हुए रहेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। जो स्पिंडल्स यहाँ बने हुए थे, ये स्पिंडल्स साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। स्पिंडल्स क्या कर लिए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बनना शुरू हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ बन गई, साथ साथ में क्या होगा, जो हमारे एपरेटस, जो हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, सारे यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। दिस फेज इज नोन एज टीलोफेज। और फाइनली जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन के लिए रेडी है। किसका डिवीजन देखा हमने, न्यूक्लियस का। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन सारे फेजेस के थ्रू हमने न्यूक्लियस का डिवीजन देख लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
अब डिवीजन जो है साइटोप्लाज्म का वो एनिमल